ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय विज्ञान, जिसमें आज हम 5वां चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चौथा चैप्टर पढ़े थे पदार्थों का समूहीकरण, यानी समूह बनाना। तो किस किस पदार्थ को अलग अलग समूह में रखना, यानी उनके गुणों के आधार पर, उनके आकार के आधार पर हमने सामान को अलग अलग किया था। अब यहाँ पे पदार्थों का पृथक्करण, अगर दो पदार्थ एक में मिल जाते हैं तो उनको किस विधि से हम अलग करते हैं, उसके लिए कई प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं। उसके बारे में हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे। जैसे अगर चाय में से चाय पत्ती को अलग करना है तो हम लोग छान करके अलग करते हैं। इसी प्रकार अगर अनाज में से कंकड़ अलग करना है तो हम हाथों के चयन के द्वारा कंकड़ अलग कर लेते हैं। आटा में से अगर उसके भूसे वगैरह अलग करने हैं तो उसको चालन विधि से अलग करते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं हर एक पदार्थ के अनुसार। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी द्वारा पृथक करते हैं, यानी छलनी द्वारा अलग कर देते हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास में से बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो ओटना, हम लोग पहले के पाठ में पढ़े थे, तीसरे के पाठ में। तो उसमें कपास से बीजों को भी अलग करना एक अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो वो भी अलग करने का एक ओटने की विधि के द्वारा हम उसको अलग करते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और दूसरे में अमरूद भरा है एक टोकरी में, और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? हाँ, क्योंकि फल बड़े बड़े होते हैं तो उनको हम हाथों के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना असंभव है, क्योंकि हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसके लिए क्रियाकलाप 1 को हम लोग देखेंगे। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सारणी में दिया गया है पृथक्करण के प्रक्रम, यानी चावलों से पत्थर को पृथक करना। इसमें क्या उद्देश्य है हमारा कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ को अलग करना है। तो ये आपका यहाँ पे अलग अलग हो गया है, इसको हमें मिक्स जॉइंट करना है कि कौन सा किसके साथ में सही बैठेगा। जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना तो अनुपयोगी अवयवों को दूर करना इसके अंतर्गत आएगा। और इसमें से क्या है कि हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं या ठोस अवयव को फेंक देते हैं। इस तरीके से मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ को पृथक करना होता है। इसी तरह चाय की पत्ती पृथक करना तो हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। जैसे चाय पत्ती में चाय की पत्ती, मान लो अदरक वगैरह डाले हैं तो इन अशुद्धियों को दूर करना। तो जो अशुद्धि छानने के बाद निकलती है हम उन अशुद्धियों को फेंक देते हैं। तो इस तरीके से इनका हमें जोड़ी मिलान करना है। आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि अनुपयोगी थे, जैसे चावल में कंकड़ मिल गया या दाल में कंकड़ मिले हैं तो हम दाल को अलग कर लेते हैं और कंकड़ को फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ उपयोगी है, या जैसे चावल और दाल दोनों एक में मिक्स हो गए, या चावल में मटर के दाने मिल गए हैं
तो हम मटर को अलग चुन करके रख देते हैं और चावल को अलग रखते हैं। दोनों चीज़ें उपयोगी है, फेंक नहीं सकते, इसलिए दोनों को हम अलग अलग करके अलग रखते हैं। इस प्रकार पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता है। इसके लिए हम लोग अलग एक पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2, पृथक्करण की विधियाँ, जिसमें हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करते हैं। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, जैसे हस्तचयन यानी कि हाथों के द्वारा चुन करके कोई चीज़ निकालना। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए या अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी के टुकड़े या अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े या भूसे तथा अन्य कणों को हम इसमें से अलग कर सकते हैं। ये हाथ से जो हम चुन करके अलग करते हैं वो हस्तचयन की विधि कहलाता है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगता है। इसके बाद अगला हस्तचयन में ही आता है थ्रेशिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे अलग करता है? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण जो है वो आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडी से इनको तोड़ना असंभव होता है। अन्य कणों को उनकी डंडी से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं उसको थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है, यानी कि वो अन्य कण जब सूख जाते हैं तो उनके अगर पौधों को हम किसी चीज़ पर पीट करके निकालते हैं तो वो डंडी से अनाज अपने आप अलग हो जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। आजकल जहाँ तक है कि सभी किसान थ्रेशिंग मशीनों का ही उपयोग करते हैं। अभी आज से आप वो पीट करके या बैलों के द्वारा जो थ्रेशिंग करने की प्रक्रिया बताई गई वो अभी बहुत कम हो गई है। इसके बाद आता है हमारा अगला निष्पावन। निष्पावन यानी कि जिसको हम लोग देसी भाषा में ओसाना कहते हैं। जैसे कि अनाज से हल्के पदार्थ, कोई भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ दोनों एक साथ मिक्स हो गए हैं, तो हल्के पदार्थ को भारी पदार्थ से अलग करने के लिए हम ये विधि का उपयोग करते हैं। जैसे सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? नहीं, उनको हम हाथों के चयन के द्वारा नहीं अलग कर सकते। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। क्या होता है, दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का जो पाउडर है एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं, जो हल्के होंगे वो थोड़ा दूर जा कर के गिरते हैं और अनाज जो भारी कण है वो नीचे गिरते हैं, यानी दोनों अपने आप अलग हो जाते हैं। जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है, क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुआ? हाँ। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया के लिए किया जाता है।
साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में भी काम हम कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला विधि है चालन विधि, जिसे हम आज रेगुलर अपने कामों में लेते हैं, दैनिक काम में हमारे ये उपयोगी होता है। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। इसमें से आटा डालते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाता है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूस को निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो उनको दूर कर दिया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण करने वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। ये जब मकान बनता है तो रेत को में से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए ये आपको यहाँ पे चित्र 5.7 में जो विधि दिखाया गया है, ये आप लोगों ने अपने घर के नज़दीक देखा होगा। इसके लिए अब हम लोग क्रियाकलाप 4 पढ़ते हैं। कक्षा में एक चालनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को अलग करेंगे। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिला लीजिए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनकी अमाप में अंतर हो को पृथक कर सकते हैं। जैसे किसी की मात्रा बड़ी और छोटी हो तो उसको हम चालन की विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे चौक का पाउडर और आटा दोनों के जो कणों के माप है वो एक समान है तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, बड़े टुकड़े अगर हैं तो वो चालन की विधि से अलग हो सकते हैं। असाधन, निस्तारण तथा निष्पंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में घुली धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धि को कैसे हम अलग करते हैं, तो हम उनको पानी के द्वारा धो लेते हैं ना, इस तरह। प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उस पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? चावल अंदर डूबेगा और धूल के कण ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को असाधन कहते हैं। असाधित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण, जिसे हम लोग निथारना भी कहते हैं, किया जाता है। अब हम ऐसे मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को असाधन तथा निस्तारण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे अगर हम पानी में तेल को मिला दें तो तेल ऊपर की सतह पर तैरता हुआ हमें दिखाई देता है, जबकि पानी नीचे दिखाई देता है। तो हम ये निस्तारण की यानी निथारने की विधि के द्वारा हम धीरे से अगर बर्तन को टेढ़ा करके निकालते हैं तो पहले तेल की मात्रा हमारी निकल आती है, तो फिर उसके बाद पानी की मात्रा आएगी। तो तेल की मात्रा जितनी रही वहाँ तक निकाल लिए, फिर हम उसको रोक करके तेल अलग और पानी को अलग कर सकते हैं। यदि द्रव्य में ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो 2 पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्ती पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण की विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अगर हम निस्तारण की विधि के द्वारा करेंगे तो चाय ऊपर से हमारा निकल के आ जाएगा, चाय की पत्तियां नीचे बैठी हुई रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर चाय की पत्तियों के कुछ बारीक कण होते हैं तो वो चाय के द्वारा साथ में आ जाते हैं।
अब चाय को एक छन्नी में डाल कर दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निष्पादन यानी फ़िल्टर करना कहते हैं। अगर हम जैसे निस्तारण कर लिए लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे कण हमारे निथारने के बाद भी रह जाते हैं, तो उसे हम निष्पादन यानी फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्ती पृथक करने में निस्तारण और निस्पंदन में से कौन सी विधि अच्छी होगी? तो निस्तारण में हमें डबल मेहनत करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि निस्पंदन यानी फ़िल्टर करके छान करके हम निस्पंदन के द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित पानी यानी जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल आता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद, यानी उसमें मिट्टी के कण रहते हैं। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक करने की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 5 को पढ़ेंगे। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला देंगे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जल का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? हाँ। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जल ऊपर आ जाता है और जो बारीक मिट्टी के कण होते हैं वो गिलास की तली में नीचे जम जाता है। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में निकाल लेंगे हम। अब इस प्रक्रम को हम लोग निथारना कहते हैं, जिसे अभी हम लोग निस्तारण हम लोगों ने पढ़ा। वो निस्तारण की विधि के द्वारा उसको हम थोड़ा सा उड़ेल लेंगे। इस प्रक्रम को हम निस्तारण कहते हैं। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? हल्का रहेगा। अब हम इसे निस्पंदन कीजिए। निस्पंदन यानी फ़िल्टर करना, छानना। छन्नी के द्वारा इसे फिर से छानेंगे। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? नहीं। आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्पंदन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चाय की छन्नी के जालियाँ थोड़ी बड़ी होती है, उसमें से मिट्टी वापस निकल जाएगी और हमारे छानने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए कपड़े का उपयोग करेंगे। कपड़े पर क्या होता है कि मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं वो फंस जाएंगे और पानी नीचे थोड़ा साफ हमें मिलेगा। कपड़े के टुकड़े से बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्पंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्पंदित करते हैं, जिससे और भी छोटे रंध्र होते हैं। कपड़े में थोड़े बड़े पड़ेंगे लेकिन फ़िल्टर में और छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। फ़िल्टर पत्र एक ऐसा निस्पंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। 5.9 में फ़िल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दिखाए गए हैं। जैसे देखिए, फ़िल्टर पत्र पहले लिया, उसको गोल में 4 भाग में मोड़ा और उसको कोने टाइप का इस तरीके से कोन बनाया और कोन को छन्नी में रख करके फिर छानने का उपयोग किया गया। फ़िल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फ़िल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फ़िल्टर पत्र पर ही रह जाता है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्पंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर का ठोस कणों द्वारा द्रव्य का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फ़िल्टर करके पृथक किया जाता है। यानी पनीर का हम लोग कपड़े में डाल करके पनीर को और दबा दबा करके उसके पानी को निकाल देते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से कपड़े के द्वारा हमारा निस्पंदन की क्रिया होती है। अब इसके बाद हमारा अगला है वाष्पन। वाष्पन की क्रिया समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 6 को पढ़ेंगे। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। अच्छी तरह मिलाइए। मिलाने पर क्या होगा कि नमक पानी में बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाएगा। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। हमें किसी भी प्रकार का उसमें अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। जल को उबालकर उड़ेल दीजिए। बीकर में क्या बचता है? अगर हम पानी को खूब अच्छे से उबाल करके पानी को धीरे से निकाल लिए तो पानी के नीचे हमें वाइट कलर का पाउडर मिलता है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है।
जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। इन्हीं लवण में से एक लवण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ये आप लोगों ने एसएस में भी, पर्यावरण वगैरह में भी पढ़ा होगा कि नमक की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो वो नमक की खेती करने में ये वाष्पन विधि का उपयोग करते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक ही विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 7 पढ़ेंगे। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि द्वारा इसे पृथक करने की व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि हाथ के द्वारा हम रेत और नमक को अलग नहीं कर सकते हैं, न ही छान करके कर सकते हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा कि नमक पानी में घुल जाएगा, लेकिन रेत जो है वो पानी में घुल नहीं पाएगा। क्या आप देखते हैं रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्पंदन द्वारा पृथक कर लिए, यानी कि पानी को हम निथार करके निकाल लिए। नमक जो है वो पानी में घुल गया, लेकिन रेत नहीं घुला। रेत क्या हुआ, पानी के तली में बैठ गया। तो हम ऊपर से पानी को निकाल लिए और रेत को नीचे बैठा रहने दिए। तो ये हमारा पानी और रेत अलग हो गया। अब पानी में नमक घुला हुआ है, उसको अलग करना है। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते हुए देखेंगे? हाँ, जैसा कि देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। केतली से भाप निकल रहा है। ऊपर हम एक प्लेट के ऊपर बर्फ़ रखे हैं, जिससे कि ये गर्म भाप ठंडा होता है और ठंडा होकर के फिर पानी के रूप में बदल करके ये वाष्प और यहाँ पे हमें पानी मिलता है, यानी ये हमारा शुद्ध पानी मिला। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित होकर द्रव्य जल में बदल जाती है, यानी भाप जो गैस के रूप में हमें दिखाई पड़ रही थी वो प्लेट से टकराते ही वो ठंडी हो जाती है और हमें पानी के रूप में मिलती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था पर उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? अक्सर हम लोगों को ये दिखाई पड़ता है। तो वो जल कहाँ से आ गया दूध में? दूध के अंदर रहा हुआ जो उपस्थित जल था वो भाप के द्वारा निकला और वो प्लेट के पर बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है। यह सारा जल वाष्पित हो जाता है। तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? जब हम केतली के पानी को गर्म करके भाप के रूप में पूरा पानी बदल देते हैं और वो पानी संघनित होकर के हमें पानी के रूप में वापस मिल जाता है भाप, तो फिर हमें केतली के नीचे क्या मिला? तो केतली के नीचे जो है वाइट कलर का पाउडर मिलता है। वो वाइट कलर का पाउडर जो है वो नमक होता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन तथा संघनन की विधि के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक अलग कर लिया है। तो इस नमक, रेत और पानी तीनों को अलग करने के लिए हमें कितनी प्रक्रिया अपनानी पड़ी? पहले रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसमें नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक में से केवल थोड़े भाग ही पुनः प्राप्त हो पाए। फिर बाकी के नमक कहाँ गए? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है?
मतलब हम 1 कप पानी लें और 1 कप शक्कर अगर या आधा कप शक्कर उसमें घोलने की कोशिश करें तो नहीं घुलेगा। वो एक सीमित मात्रा तक वो घोल सकता है, बाकी का फिर चीनी वैसा का वैसा रह जाएगा। तो वही पे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्रियाकलाप में कि कितनी सीमा तक कोई चीज़ घोल सकता है। जैसे अगर चीनी 1 कप पानी में हम आधा कप शक्कर डाल करके उसको घोलने की कोशिश करें तो वो नहीं घुलेगा। एक मात्रा तक थोड़ा घुलेगा, बाकी का फिर वैसे का वैसे शक्कर हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसको फिर पूरा घोलने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। गर्म करेंगे तो फिर वो शक्कर पूरा का पूरा घुलता है। तो यही अभी हम लोग आगे के क्रियाकलाप में पढ़ेंगे। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होती है। आधा कप जल बीकर में उलेड़िए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए, यानी तब तक हम उसको घोलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे जब तक कि यह पूरी तरह न घुल जाए। और फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भाली भाली विलोड़िए, यानी हम मिलाएंगे। हमें उसकी क्षमता दिखाई पड़ेगी कि कितने देर तक वो कितना चम्मच पानी नमक उस पानी में घुल सकता है। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है, यानी जो नहीं घुल पाया वैसा नमक बचा रह जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, यानी जितना घुल सकता है उतना घुलने लायक विलयन ये तैयार हो गया है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस संभवतः यह क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया होगा। कि जैसे उसने कहा कि हमने अधिक मात्रा में नमक को रेत में मिलाया था, लेकिन हमें कम ही मात्रा में नमक मिला, तो क्या हुआ होगा कि पानी में जो हमने रेत को मिलाया तो आधा नमक घुला होगा, एक लिमिट तक घुला होगा, बाकी का फिर वो नमक वैसे का वैसे ठोस अवस्था में रह गया होगा, जो कि रेत के अंदर दबा रह गया है। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। यानी हम पानी थोड़ा और ज़्यादा अगर रेत में मिलाते तो नमक शायद घुल जाता, और नमक घुल जाता तो फिर वो पानी में हम डालते और गर्म करके वाष्पन और संघनन की विधि के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते थे। कल्पना कीजिए कि उसके पास एक मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? अभी इसके पहले मैंने जैसे बताया कि अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी में ज़रूरत से ज़्यादा हमें घोलना है, शक्कर हो चाहे वो नमक हो, तो उसके लिए हमें उसको गर्म करने का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 9 को पढ़ेंगे। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। अब क्या पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा हुआ दिखाई देगा? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? नहीं, सभी के घुलने का अलग अलग लिमिट होता है। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 10 देखेंगे। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक उसे घोलते रहेंगे जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन में संतृप्त होने तक डालते जाएंगे। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है, यहाँ पे सारणी दी गई है, उस सारणी में आपको लिखते जाना है कितने चम्मच नमक हमने मिलाया। ठीक है। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराएंगे। आप इसको जल में विलेय तथा अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 में देखा कि आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मात्रा को घोलती है। यानी नमक का अगर हम 3 चम्मच डालते हैं तो चीनी हो सकता है 2 ही चम्मच उसमें पड़ सकता है। इस तरीके से अलग अलग उसकी मात्रा दिखाई पड़ती है।
हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है, और अगर हमें और ज़्यादा घोलना है तो उसको गर्म करना पड़ता है। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।